हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ये चैप्टर 4 है क्लास 9th का। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो थी हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल जिन्होंने दिए थे साइंटिस्ट। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने बोर मॉडल के बारे में पढ़ा था। उन्होंने हमें शेल नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताया था, तो हम आगे उसी को प्रोसीड करेंगे। सो हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल। जो ऑर्बिट्स और सेल्स है उनको हम एक ही चीज है, ऑर्बिट और शेल। सो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है शेल में। कैसे इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है सेल में, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कुड बी पुट इन अ पर्टिकुलर शेल। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एक पर्टिकुलर शेल में, वो किसने डिसाइड किया था? ये थे बोर और ब्यूरी ने डिसाइड किया। अकॉर्डिंग टू बोर और ब्यूरी स्कीम, अब इन्होंने क्या क्या कंडीशन रखी है, क्या क्या इनकी स्कीम है। तो इनकी स्कीम ये है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल। मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हर एनर्जी लेवल में। जैसे इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उसमें दिया 2n²। 2n² के अकॉर्डिंग KLM शेल जो है इन्हें इनमें क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और इनकी जो वैल्यूज है वो n की वैल्यू 1 रहेगी, 2 3 4 ऐसे सो ऑन रहती रहेगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट दैट विल बी 8 इलेक्ट्रॉन। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटरमोस्ट शेल में वो कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेट इन अ गिवन शेल। ये नहीं है कि एक ही शेल में जो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अकोमोडेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे हर डिफरेंट डिफरेंट सेल में अलग होंगे। जैसे कि अगर मैं n की वैल्यू पुट करूं इस वाली फॉर्मूले में, जैसे 2n² है, अगर मैंने n की वैल्यू पुट करी तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। तो मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में और फर्स्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2। और सेकंड ऑर्बिट की बात करेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। तो सेकंड में कितने रहेंगे 8। ऐसे ही आप 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर, इस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू में पुट करते जाएंगे, ऐसे आपकी वैल्यूज निकलती जाएंगी। और जो कितने नंबर ऑफ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए वो हमें डिसाइड हो जाएगा। अब ये जो है ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए ऑन टिप्स। इसी में क्या होंगे, आपको एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अगर आपका एटॉमिक नंबर याद हो गए तो बहुत आपके एग्जाम में वैलेंसी पूछी जाती है कि इसकी वैलेंसी निकालिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप वैलेंसी भी बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैलेंसी होती क्या है। सो वैलेंसी होती है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम में आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। जैसे एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल जो है हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। सो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 1। अब हमें कौन सी शेल में डिवाइड करना है, इसको हमें डिवाइड करना है के शेल में, एल शेल में, एम शेल में एंड एन शेल में। तो अगर हम हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर तो 1 है, और हमने बोला था कि के शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2 आने चाहिए, बट इसमें तो एक ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया 1 के पास। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम में कितने एटॉमिक नंबर होते हैं, तो हीलियम में कितने एटॉमिक नंबर होते हैं, 2 होते हैं। अगर मैं इसको के एलिमेंट शेल में डिवाइड करूंगी तो जो सबसे ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो के शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2। तो इसमें तो 2 है ही, तो हम एल की शेल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब बात करते हैं लिथियम की। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम के जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 3। तो मैंने ये बात बताई आपको कि जो के शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। आप बोलेंगे कितने आते हैं 2, तो कितने बचे हमारे पास 2, तो इसमें चले गए। और कितने बचे, एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, 2 यहाँ पे रह गए, तो एक बचा, तो एक कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। तो ऐसे ही हम के एल एम शेल का क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 12।
कितना होता है 12। अगर मैं इसका अरेंजमेंट देखूं के एलिमेंट शेल का, तो हमें पता है के में कितने आते हैं 2, एल में कितने आते हैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, अब कितने 8 प्लस 2 कितने होंगे 10, और हमारे हमें कितने चाहिए अरेंजमेंट 12 होने चाहिए, मतलब 2 बचे हमारे पास, तो 2 क्या चला जाएगा नेक्स्ट शेल में। अब बात करते हैं इसकी वैलेंसी की। अब मैं सबकी वैलेंसी बताती हूँ आपको। अब ये तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ शेल का, कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं शेल में। अब बात करते हैं वैलेंसी की। सो वैलेंसी की बात करेंगे हम, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी आउटर में शेल में कितनी है 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1 होगी। अब आप बोलेंगे हीलियम की भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होनी चाहिए 2, पर ऐसा नहीं होता। जो हीलियम है वो क्या है नोबल गैसेस है। जो सारी नोबल गैसेस होते हैं उसमें क्या होता है अपना ऑक्टेट क्या कर लेते कंप्लीट। जिन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ऑक्टेट का मतलब है जो मैक्सिमम जितने भी नंबर थे वो क्या होने चाहिए कंप्लीट होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर होने का मतलब है कि जैसे के में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो 2 ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। सो नाउ इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, एक बार और रिपीट करती हूँ कि हीलियम जो है नोबल गैसेस है। जो सारी नोबल गैसेस होती हैं वो अपना ऑक्टेट क्या कर लेती है कंप्लीट कर लेती है। अब ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है कि इन्होंने इसमें जो भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि मैं के शेल की बात करूं, के में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और 2 ही हीलियम के पास है, तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। सो अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी 0। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आप बोलेंगे 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। अगर मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। अगर एक और एग्जाम्पल देखें नोबल गैसेस का, तो नोबल गैसेस का एक और एग्जाम्पल देखते हैं नियॉन का। ठीक है, नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 10। अगर मैं इसको 10 को के एल एम शेल में डिवाइड करूं तो पहले कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर कितना आ जाएगा 10 में से 2 गए 8, 8 कहाँ चला जाएगा नेक्स्ट शेल में। तो आप देख सकते हैं कि एल शेल में भी कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन 8 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, और इसकी यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कंप्लीट। तो अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी 0। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। सो एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के क्या होता है इक्वल, तो और इसको एटॉमिक नंबर को हम Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर की बात करें तो मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन का सम और किसका सम न्यूट्रॉन का सम। अगर इन दोनों का सम होगा तो आप मास नंबर क्या कर सकते हैं कैलकुलेट करते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि x है, x कोई आपका एलिमेंट है और एलिमेंट के ऊपर ही a लिखा हुआ है और z लिखा है। a का मतलब है ये मास नंबर है और z का मतलब है ये क्या है एटॉमिक नंबर है। सो एक एलिमेंट लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आएगा, जैसे कार्बन की बात करते हैं। कार्बन में जो ऊपर लिखा हुआ है अबव वो क्या है आपका मास नंबर है। मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो नीचे है वो क्या लिखा है आपका एटॉमिक नंबर लिखा है। ठीक है जेड। ओके, अब हम बात करते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जैसे कि मैं बात करूं, ये आपसे पूछा जाएगा कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, तो आप कैसे बताओगे। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। सो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है। तो जितने नंबर ऑफ, अब हमें पता है कि एटॉमिक नंबर जो होगा वो किसके इक्वल होता है प्रोटॉन की इक्वल होता है। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रोटॉन की इक्वल होगा, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे प्रोटॉन होंगे। तो इसलिए हमें क्या मिल गया सबसे पहले प्रोटॉन मिल गए। प्रोटॉन हमारे पास क्या कितने हैं 12 है। अब बात करते हैं जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी मिल गए। अब बात आती है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करें, तो हमें पता है कि मास नंबर कितना होता है। मास नंबर का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम प्लस करेंगे। जब हम प्रोटॉन, अगर हम मास नंबर निकालें तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और हमें क्या चाहिए हमारे पास मास नंबर तो है, ये क्या है ए क्या है मास नंबर है हमारे पास। ए मास नंबर तो है, कितना है मास नंबर आपके पास 12 है। और आपको क्या निकालना है
आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो प्रोटॉन तो आपको पता है कितना है, 12 है। तो इधर प्लस में है ये नंबर, इधर आके क्या चला जाएगा, इजिकल टू के बैक साइड होके माइनस में आ जाएगा। तो आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूट्रॉन। जैसे यहाँ पे लिखा है मास माइनस का प्रोटॉन, तो हमारे पास कितना है मास, हमारे पास मास नंबर है 24 और प्रोटॉन हमारे पास कितना है 12। तो हम 24 को 12 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12। तो ऐसे आप न्यूट्रॉन भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आइसोटोप की। इसमें आइसोटोप को याद करने का सबसे बहुत अच्छा तरीका है कि आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आइसो का मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है आइसो का, सेम। ठीक है, अब सेम क्या चीज होनी चाहिए वो हमें याद रखनी है। अगर आपने एक चीज याद कर ली तो आपको दूसरी चीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जैसे कि सेम क्या होना चाहिए, इसमें सेम है टी, टी से आप याद कर सकते हैं एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए पर डिफरेंट क्या होना चाहिए, मास नंबर होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। सेम, आइसो का मतलब है सेम, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट क्या होना चाहिए, मास। उसी को हम क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। इसकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी है सेम, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी सेम, पर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, आइसोटोप का। तो जैसे मैंने बोला कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। और मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर नीचे वाला होता है और ऊपर वाला क्या होता है आपका, मास नंबर। ऊपर वाला क्या होता है, ये ए से रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर को, इससे एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, जेड है। तो एटॉमिक नंबर सेम सेम है, 6 है, पर मास नंबर क्या है आपकी, डिफरेंट है। इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। कुछ एप्लीकेशन है आइसोटोप की, क्या कि एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज्ड एज फ्यूल। यूरेनियम यूरेनियम को आइसोटोप में कैसे यूज करते हैं, फ्यूल की तरह। और आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट को हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं। आइसोटोप ऑफ आयोडीन को हम ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर के लिए भी यूज करते हैं, जो आयोडीन की कमी से होता है। बात करते हैं अब आइसोबार। अब मैंने बोला आइसो का क्या मतलब होता है, सेम। तो अब इस केस में सेम क्या होगा, अब इस केस में होगा सेम मास नंबर। सेम क्या होता है, मास नंबर, पर डिफरेंट क्या होगा इसमें, एटॉमिक नंबर। इसी को हम क्या कहेंगे, आइसो बार कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने क्या कहा कि सेम क्या होना चाहिए, मास नंबर सेम होना चाहिए। मास नंबर सेम होगा तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो देख सकते हैं आप, एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है, नीचे वाला, और मास नंबर कितना होता है, ऊपर वाला। मास नंबर इसमें देखिए सेम है 40 और एटॉमिक जो नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है 20 और 18। यहाँ पर होते हैं आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।